You see a diamond? You devils have taken my family, my home, and they lost everything. Look, what is left? What is left? Open. I do not need to kill you, Solomon Vandy. You do not bring me the diamond. I will find the rest of your family. Just as I have found your son. Your wife in front of your eyes, his slitted throat, and I will keep your daughters for myself. सोलोमन वैंडी अपने छोटे बेटे दिया के साथ चल रहा होता है जब अचानक उसकी नजर रिबेल सोल्जर्स पे पड़ती है। वो तुरंत दिया को एक बोट के पीछे धक्का देता है और खुद हाथ में मशाटी लेकर भाग पड़ता है। रिबेल सोल्जर्स गाड़ियों से उतरते ही फायरिंग शुरू कर देते हैं। मशीन गन से गोलियां बरसने लगती है। गाँव के लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। कई लोग वहीं गिर जाते हैं। सोलोमन वो अपनी झोपड़ी के पिछले हिस्से को मशाटी से काट देता है ताकि निकलने का रास्ता बन सके। उसकी बीवी और बच्चे जैसे ही निकलते हैं, रिबेल सोलोमन को जोर से जमीन पर पटक देते हैं। सोलोमन गुस्सा और बेबसी में चीखने लगता है। उसका बेटा दिया ये सब देखता है, फिर डर के मारे औरतों और बच्चों के साथ भाग जाता है। उसके बाद गुंडे बचे हुए गांव वालों को घसीट कर आगे लाते हैं और उनके हाथ काटना शुरू कर देते हैं। RUF जिसका लीडर कैप्टन पॉइजन है, ये मानता है कि अगर किसी के हाथ काट दिए जाएं तो उसकी वोट करने की ताकत खत्म हो जाती है। हाथ नहीं तो वोट नहीं। जब सोलोमन की बारी आती है, कैप्टन पॉइजन उसे कुछ सेकंड्स तक घूर के देखता है, फिर अपने आदमियों को हुक्म देता है कि उसे वर्कर्स के पास भेज दिया जाए। सब बंदियों को कोनों के डायमंड फील्ड ले जाया जाता है, जहां उन्हें दिन रात लगातार खुदाई करनी पड़ती है रेयर डायमंड्स ढूंढने के लिए। कैप्टन पॉइजन बोलता है RUF ने तुम्हें फ्री किया है, यहाँ अब कोई स्लेव और मास्टर नहीं है। दूसरे सीन में एंटवर्प में एक डायमंड कॉन्फ्रेंस पर जहाँ ऑफिशियल्स बैठकर ये डिबेट कर रहे होते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट जोन से आने वाले रफ डायमंड्स के इम्पोर्ट पर बैन लगाया जाए या नहीं। ये स्टोन्स हजारों नहीं बल्कि हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस के होते हैं और पूरे रीजन में चल रही जंगों को ईंधन देते हैं। कॉन्फ्रेंस में दो बड़े इंडस्ट्री जायंट्स भी मौजूद है, वेंडी कॉर्प और साइमंस, जो पब्लिक के सामने इस प्रपोजल को सपोर्ट दिखाते हैं। वापस डायमंड माइन में कैप्टन पॉइजन अभी भी बकवास बोलता जा रहा होता है जब एक आदमी चुपके से एक डायमंड उठाता है और उसे अपने मुंह में छुपा लेता है। पॉइजन तुरंत नोटिस कर लेता है। जैसे ही डायमंड पॉइजन के हाथ में आता है, वो बिना एक सेकंड सोचे उस आदमी को वहीं गोली मार देता है। दूसरी जगह एक ड्रग स्मगलर डैनी आर्चर एक छोटे प्लेन में RUF ट्रेड करने के लिए लैंड करता है। बाहर एक आतंकी जो खुद को कैप्टन रैम्बो कहता है, डैनी को डराने की कोशिश करता है, पर डैनी साफ बोल देता है, मैं सिर्फ कमांडर जीरो से डील करता हूँ। वो अपनी गन सरेंडर करता है और कंपाउंड के अंदर चला जाता है, जिससे रैम्बो और भी चिढ़ जाता है। अंदर डैनी कमांडर जीरो से मिलता है, जो जंग के लिए नए वेपन शिपमेंट का इंतजार कर रहा होता है। कमांडर पहले कुछ बेकार लो क्वालिटी स्टोन्स डैनी के सामने रखता है। डैनी कहता है वो चल रहा है। बस इतना सुनते ही कमांडर तुरंत पिघल जाता है और उसकी हाई क्वालिटी डायमंड्स निकाल कर देता है। डैनी उन्हें चेक करता है और अप्रूव कर देता है। कमांडर कैजुअली कहता है, अगली बार एक सैटेलाइट टीवी भी ले आना, बे वॉच देखना है। बॉर्डर की तरफ जाते हुए डैनी को सोल्जर्स रोक लेते हैं। वो कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलता है, मैं नेशनल जियोग्राफी से हूँ, शेफर्ड्स पर स्टोरी कर रहा हूँ। सोल्जर उसकी एक भी बात नहीं मानता। वो एक बकरे को पकड़ता है, चाकू से उसका पेट काट देता है और अंदर छुपे हुए डायमंड्स दिखा देता है, जो डैनी को कमांडर से मिले थे। अब डैनी रिश्वत देने की कोशिश करता है। देखो ऐसा करते हैं, तुम एक दो स्टोन्स रख लो, बीवी के लिए या मिस्ट्रेस के लिए कुछ अच्छा ले लेना। सोल्जर्स ठंडी आवाज में बोलता है, इसको ले जाओ। कोनों में माइंस के अंदर जब सब लोग खुदाई कर रहे होते हैं, सोलोमन की खाल के नीचे कुछ अलग सा फील होता है। वो जमीन खोता है और अचानक उसके हाथ एक बहुत बड़ा स्टोन लगता है। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डायमंड होता है, एक रेयर पिंक डायमंड। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो आस पास घबरा कर देखता है, क्योंकि उसे याद है कि पहले एक आदमी को सिर्फ डायमंड छुपाने के लिए मार दिया गया था। तभी अचानक एक वाटर पंप फट जाता है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाकर सोलोमन डायमंड को अपने पैरों के नीचे छुपा लेता है। वो गॉड से कहता है कि उसे बाथरूम जाना है। कैप्टन पॉइजन उसे रोक लेता है और सर से पैर तक उसकी तलाशी लेता है। कुछ भी ना मिलने पर पॉइजन गंदी सी मुस्कान देता है और उसे जाने देता है। झाड़ियों के पीछे जाकर सोलोमन जल्दी से डायमंड को कपड़े में लपेटकर जमीन में दबा देता है। जैसे ही वो खड़ा होता है, कैप्टन पॉइजन
परछाइयों से निकल कर आता है। वो ठंडी आवाज में बोलता है मुझे दे दो। इससे पहले कि पॉइजन उस तक पहुंच पाता, बॉम्ब्स गिरने लगते हैं। गवर्नमेंट ट्रूप्स आ चुके होते हैं। पॉइजन हवा में उछलकर गिर जाता है। इसी भीड़ में सोलोमन जमीन खोदकर डायमंड निकालता है, पॉइजन का चाकू उठाता है और भागने लगता है। पर भागने से पहले ही सोल्जर उसे पकड़ लेते हैं और बाकी लोगों के साथ फ्री टाउन प्रिजन ले जाते हैं, वही प्रिजन जहाँ डैनी आर्चर पहले से बंद होता है। बाद में कैप्टन पॉइजन और RUF के बाकी लोगों को भी उस कंपाउंड में लेकर फेंक दिया जाता है। जैसे ही पॉइजन सोलोमन को देखता है वो चीखने लगता है डायमंड कहाँ है। पॉइजन गुस्से में बोलता है जो भी डायमंड निकाल के लाएगा उससे मैं $1000 दूंगा। सोलोमन चीखता है तुम लोग मेरे घर के शैतान हो, तुमने मेरी फैमिली, मेरा घर, सब कुछ छीन लिया, देखो मेरे पास क्या बचा है। पॉइजन और ज्यादा भड़क जाता है और कहता है कि वो सोलोमन की फैमिली को इसका भुगतान करवाएगा। ये सब डैनी दूर से देख और सुन रहा होता है। उसका इंटरेस्ट अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। थोड़े टाइम बाद डैनी को छोड़ दिया जाता है। वो अपने एक कॉन्टैक्ट पर प्रेशर डालता है और सोलोमन मैंडी को भी रिलीज करवा लेता है उस डायमंड के भरोसे जिसके बारे में पॉइजन चिल्लाता जा रहा था। डैनी नया खरीदार ढूंढने लगता है। तभी लंदन से मैसेज आता है। उसके पार्टनर्स वैंडी कॉप और साइमंस उसे ऑफिशियली डिसआउन कर देते हैं। डैनी गुस्से में आकर कहता है बाकी सब भूल जाओ, बस सोलोमन को बाहर निकालो। अपने रूम में डैनी अपने दांत के अंदर छुपा हुआ डायमंड निकालता है। वो बाहर जाता ही है कि कोई उसके रूम में घुसने की कोशिश करता है। डैनी जल्दी से डायमंड बेचकर कैश निकालता है और एक बार में चला जाता है। बारटेंडर उसे चेतावनी देता है RUF यहाँ आने वाले हैं, शायद अपनी फैमिली को निकालने का टाइम आ गया है। तब डैनी की नजर एक औरत पे पड़ती है जो अकेली बैठी होती है। वो उसे सिगरेट ऑफर करता है पर छोटी मोटी बातों के बजाय वो औरत अपना डर निकाल देती है। कंट्री कोलैप्स हो रही है। वो अपना नाम बताती है मैडी बोवन। थोड़ा फ्लर्ट करती है पर सीधे काम की बात पर आ जाती है। वो पूछती है तुम डायमंड स्मगल करते हो या वैंडी कॉप के लिए काम करते हो। डैनी उसे वार्न करता है सोच समझ के बात करो, पर मैडी रुकती नहीं। मैडी कहती है लाइबेरिया जो सियरा लियोन का नेबर है उसने $2 बिलियन कमाए डायमंड से, जबकि उसके पास खुद कोई डायमंड्स नहीं है। सियरा लियोन खून में डूबा हुआ है और फिर भी कुछ नहीं दिख रहा। मैं सप्लाई चेन एक्सपोज करना चाहती हूँ, कैसे ये डायमंड्स रेबल से कंपनी तक जाते हैं। वो डैनी पर प्रेशर डालती है तुम्हें सब पता है, बस मदद कर दो ऑफ द रिकॉर्ड। डैनी बोलता है ऑफ द रिकॉर्ड मैं बात करने से पहले किस चाहता हूँ। डैनी घर वापस आता है और देखता है कि उसका टीवी टूटा हुआ है। तब उसकी मुलाकात होती है कॉर्डल से, उसका पुराना मिलिट्री दोस्त, वही आदमी जिसने उसका घर बर्बाद किया होता है। थोड़ी बातचीत के बाद डैनी अपना फेक स्माइल हटा देता है। वो कॉर्डल को जोर से पंच मारता है और कहता है कर्नल को कह देना उसके पैसे उसे जल्द ही मिल जाएंगे। दूसरी तरफ सोलोमन रिलीज होते ही अपनी फैमिली ढूंढने लगता है। वो रेफ्यूज सेंटर जाता है और नाम की लिस्ट चेक करता है। उसकी फैमिली का नाम कहीं नहीं होता। वो हेल्प मांगता है। उसे कहा जाता है दूसरे शहरों में ट्राई करो। सोलोमन कहता है ये तीसरा शहर है। इसी वक्त दिया जो अब अपने गाँव का अकेला आदमी बचा होता है बाकी लोगों को पहाड़ों की तरफ ले जाता है छुपाने के लिए, लेकिन वो ज्यादा देर छुपे नहीं रहते। RUF आता है। दिया को पकड़कर घसीट के ले जाया जाता है। उसकी माँ बेबसी में चीखती रह जाती है। इसी वक्त दिया को RUF के कैंप में ले जाया जाता है। वहाँ उसे बाकी लड़कों के साथ मारपीट की जाती है। उन्हें सोल्जर्स बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। उनसे कहा जाता है तुम्हारे पेरेंट्स कमजोर हैं, वो बेकार हैं, उन्होंने इस देश का सिर्फ खून चूसा है। तुम लोग ही असली हीरो हो, तुम ही इस नेशन को बचाओगे। तुम अब बच्चे नहीं हो, तुम आदमी हो। दिया और बाकी लड़कों की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। उन्हें एक ऐसे काम करने का ऑर्डर दिया जाता है जो वो कभी नहीं करना चाहते। कैप्टन पॉइजन पीछे खड़ा होता है, सब देख रहा होता है और उसे पूरी तरह पता है कि दिया का बाप कौन है। जब पट्टी हटाई जाती है दिया अपने पैरों के पास एक लाश देखता है। वो शॉक होकर पीछे हट जाता है। उस रात कैप्टन पॉइजन दिया के पास आता है। वो कहता है अब तुम रेवोल्यूशन के सोल्जर हो, तुम जो चाहो मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। बार में डैनी अपने बारटेंडर दोस्त से एक गन लेता है। बारटेंडर उसे वार्न करता है RUF कैपिटल के पास आ रहे हैं, शायद अपनी फैमिली को यहाँ से निकालने का टाइम आ गया है, बस चॉपर स्टार्ट करो और उड़ जाओ जैसे तुम लोग करते हो। डैनी जवाब देता है ये मेरा देश है, हम यहाँ UK के जाने के बाद भी रहेंगे। तब डैनी दोबारा मैडी को देखता है। वो थोड़ा फ्लर्ट करते हैं, डांस करते हैं, लेकिन जब मैडी फिर से वैंडी कॉप के बारे में पूछती है डैनी कुछ नहीं बताता। मैडी गुस्से में होती है। वो कहती है तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कितने लोग ब्लड डायमंड्स की वजह से मर रहे हैं। डैनी बोलता है तुम्हारी लिखाई कोई जंग नहीं जीतेगी। गवर्नमेंट फोर्सेस फ्री टाउन में छानबीन करते हैं। सिविलियंस को अरेस्ट किया जाता है। फॉरेनर्स को ऑर्डर दिया जाता है कि तुरंत इवैक्यूएट करें क्योंकि RUF शहर के बिल्कुल पास आ चुका होता है। इसी अफरा तफरी में डैनी सोलोमन को ढूंढ लेता है। वो सोलोमन को एक डील ऑफर करता है, एक सही डायमंड तुम्हें सेफ्टी इंफॉर्मेशन और फ्रीडम दिला सकता है। सोलोमन कहता है मुझे सिर्फ मेरी फैमिली चाहिए। डैनी कहता है मैं तुम्हारी फैमिली ढूंढने में मदद करूंगा डायमंड्स के
बदले। तब अचानक फ्री टाउन फट पड़ता है। RUF फुल स्केल अटैक लॉन्च करता है। सिविलियंस को गोली मार दी जाती है, बिल्डिंग्स जला दी जाती हैं। डैनी और सोलोमन अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। आगे गवर्नमेंट ट्रूप्स लाइन पकड़ने की कोशिश करते हैं। वो रिबेल्स पर फायरिंग करते हैं, लेकिन नंबर्स और रॉकेट लॉन्चर्स के आगे वो हार जाते हैं। डैनी सोलोमन को खींचकर एक पुरानी बिल्डिंग में ले जाता है। वहाँ ऑलरेडी बहुत सारे लोग छुपे होते हैं। टूटी हुई बिल्डिंग के अंदर बैठकर वो सड़क पर लोगों को मरते हुए देखते हैं। रात होने पर जब रिबेल्स बिल्कुल बिगड़ जाते हैं, डैनी और सोलोमन छुपके से निकल जाते हैं। डैनी का बारटेंडर दोस्त जिंदा नहीं बचता। सुबह तक वो एक हेविली गार्डेड ब्रिज तक पहुंच जाते हैं। डैनी सोलोमन को बोलता है, तुम RUF फाइटर बनकर चलो। रिबेल सोलोमन को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तब डैनी तुरंत गन निकालकर उन पर फायरिंग करता है। एक रिबेल भागने की कोशिश करता है, लेकिन AK फायर से वहीं गिर जाता है। रास्ता क्लियर हो जाता है। वो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड ली की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ एक एयर स्ट्रिप होता है। ली के एयर स्ट्रिप पर पहुंचकर डैनी दोबारा झूठ बोलता है। वो कहता है कि वो जर्नलिस्ट है, फिर भी उसे एंट्री नहीं मिलती। तब डैनी मैडी को मैसेज भेजता है। वो उम्मीद करता है कि मैडी मदद कर सके। जब मैडी पहुंचती है, डैनी उसे सब कुछ बता देता है। वो टायरा डायमंड्स के बारे में बताता है, जो लाइबेरिया में एक फ्रंट कंपनी है। ये कंपनी डैनी के स्मगल्ड ब्लड डायमंड्स खरीदती है, वैंडी कॉप के कंट्रोल के नीचे। डैनी मैडी से वादा करता है, अगर तुम अपने UN कॉन्टैक्ट्स का यूज करके सोलोमन की फैमिली ढूंढ लो तो तुम्हें एक ब्लॉकबस्टर स्टोरी मिलेगी। मैडी अपने कनेक्शंस का यूज करती है। सोलोमन की फैमिली का पता चलता है, जो एक रेफ्यूजी कैंप में होते हैं। सोलोमन जोर से आवाज लगाता है। उसकी बीवी तुरंत भागकर आती है। उसकी बेटी भी होती है। तीनों एक दूसरे को जोर से पकड़ लेते हैं। सोलोमन भीड़ में दिया को ढूंढता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। उसकी बीवी रोते हुए कहती है, दिया को RUF ले गए। सोलोमन टूट जाता है। वो फेंस से लगकर गिर जाता है और अपने बेटे का नाम चिल्लाता रहता है। सोल्जर्स उसे राइफल से पीछे धक्का देते हैं। गिनिया से निकलते वक्त मैडी समझाती है कि कैंप ऑफिशियल्स रिबेल इन्फिल्ट्रेशन से डरते हैं जब तक सुकून वापस नहीं आता। सोलोमन की फैमिली को रिलीज नहीं किया जा सकता। इसी वक्त सोलोमन आखिरकार डैनी को बताता है कि डायमंड्स उसने कहाँ छुपाए हैं। मैडी पूरी तरह फ्रस्ट्रेट होती है। वापस पहुंचकर डैनी सोलोमन से डिटेल्स मांगता है, पर सोलोमन सिर्फ अपने बेटे के बारे में बात करता है। मेरा बेटा बहुत अच्छा स्टूडेंट है। वो हर सुबह 5 किलोमीटर चलकर मिशनरी स्कूल जाता है, सिर्फ इंग्लिश पढ़ने के लिए। वो एक दिन डॉक्टर बनेगा। डैनी इरिटेट हो जाता है और अंदर चला जाता है। वो मैडी के काम का मजाक उड़ाता है। मैडी गुस्से में जवाब देती है, मैं मरी हुई माँ हूँ और कटे हुए हाथों पर लिखते लिखते थक चुकी हूँ। लोग रो देते हैं, पर किलिंग कभी नहीं रुकती। मुझे नाम चाहिए, मुझे डेट्स चाहिए, मुझे फोटोज चाहिए, मुझे बैंक अकाउंट्स चाहिए। अगर लोगों को पता चले कि उनके हाथ कट गए हैं तो लोग कभी रिंग नहीं खरीदेंगे। मैं ये स्टोरी तब तक नहीं लिख सकती जब तक कोई रिकॉर्ड पर आने को रेडी ना हो। डैनी फिर भी मैडी को कन्विंस करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि डायमंड्स ही सोलोमन की फैमिली को बचाने का एक रास्ता है। मैडी नहीं मानता। वो कहती है, तुम फैमिली के लिए नहीं, सिर्फ स्टोन्स के लिए केयर करते हो। आखिर डैनी सब कुछ साफ साफ बोल देता है। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद लोकल बायर्स स्टोन को मोनरोविया के मिडल मैन तक ले जाते हैं। कस्टम्स को पैसा दिया जाता है, पेपर्स फॉर्ज होते हैं और अचानक डायमंड्स लाइबेरियन हो जाते हैं। वहाँ से आर्टवर्क भेजे जाते हैं। कोई सवाल नहीं पूछता। इंडिया पहुँचते पहुँचते ये गंदे स्टोन्स दुनिया भर के क्लीन डायमंड्स के साथ मिक्स हो जाते हैं। अब उनमें फर्क करना इम्पॉसिबल है। वैंडी कॉप ये सब जानता है। लंदन में मैं सिमंस से मिलता हूँ। वो बताता है कि कैसे कंपनी अंडरग्राउंड वॉल्स में डायमंड छुपाकर सप्लाई कंट्रोल करती है ताकि प्राइस बढ़े। रिबेल्स $1 बिलियन के स्टोन मार्केट में डालना चाहते हैं। वैंडी कॉप उन्हें रेयर कहता है, पर ऐसा होने नहीं दे सकते। किसी गरीब को हजारों खर्च करवाते हैं एंगेजमेंट रिंग लेने के लिए। वो रिबेल्स को डायरेक्ट कैश नहीं देते, पर सप्लाई कंट्रोल करके जंग को कभी खत्म नहीं होने देते। मैडी प्रूफ मांगती है। डैनी एक लेजर निकाल कर देता है। उसमें नेम्स, डेट्स, बैंक अकाउंट्स होते हैं। वो वार्न करता है, डायमंड्स डिलीवर होने से पहले कुछ पब्लिश मत करना, वरना मैं मारा जाऊंगा। मैडी पूछती है, अगर तुम डायमंड्स के साथ बाहर निकल आए? डैनी कहता है, फिर जो चाहो लिख देना, मैं वैसे भी मर चुका हूँ। जब निकलने का टाइम आता है, डैनी सोलोमन को समझाता है कि उसे कैमरामैन होने का झूठ बोलना पड़ेगा ताकि वो रडार के नीचे रहे। सोलोमन कहता है, सुनो बेटा, मैं ये नहीं कर सकता। डैनी पूछता है, क्यों नहीं? सोलोमन बोलता है, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ। डैनी कहता है, बिल्कुल नहीं हूँ। सोलोमन पूछता है, तो फिर मैं कैसे कह सकता हूँ कि हूँ? डैनी जवाब देता है, क्योंकि इस तरह तुम अपना बेटा वापस पाओगे। सोलोमन थोड़ा रुकता है, फिर कहता है, ठीक है, मैं कैमरामैन हूँ। वो UN प्रोटेक्टेड कॉन्वॉय के साथ कोनों की तरफ निकलते हैं, जहाँ पिग डायमंड्स अभी भी जमीन में दबा होता है। सफर के दौरान मैडी और सोलोमन बात करते हैं कि कैसे उनकी स्टोरी लोकल लोगों की मदद कर सकती है। इसी बीच डैनी और एक दूसरा रिपोर्टर मैडी पर ओपनली फायरिंग करते हैं। रास्ते में उन्हें एक एम्बुलेंस मिलती है जिसे RUF रिबल्स ने एम्बुश किया होता है। जब वो बॉडीज चेक कर रहे होते हैं, तब हर डायरेक्शन से फायरिंग शुरू हो जाती है। सब लोग भागकर गाड़ियों की तरफ दौड़ते हैं। एक
रिपोर्टर सोलोमन को बस में चढ़ने से रोक देता है। डैनी, सोलोमन और मैडी एक अलग कॉन्वॉय व्हीकल में भागकर निकल जाते हैं। इसी वक्त RUF कैंप में नए रिक्रूट्स का ब्रेन वॉशिंग पूरी तरह हो चुका होता है। दिया भी उनमें होता है। उसका नया नाम रखा जाता है सी मी नो मोर। वो एक हैमलेट पर रेड करते हैं और रिबल्स के साथ मारामारी करता है। रोड पर वापस डैनी, सोलोमन और रिपोर्टर्स दोबारा एम्बुश हो जाते हैं। रिबल्स बस के अंदर सबको मार देते हैं। फिर पीछे से आने वाले सोल्जर्स के साथ फाइट होती है। ड्राइवर मारा जाता है। डैनी लाश को गाड़ी से बाहर धक्का देता है और स्टीयरिंग संभाल लेता है। वो एक गांव के बीच गाड़ी भगा देता है। रिबल्स पीछे लगे होते हैं। गाड़ी जंगल के अंदर घुस जाती है। आखिरकार डैनी कंट्रोल खो देता है और गाड़ी क्रैश हो जाती है। सब लोग गाड़ी छोड़कर पैदल जंगल में भागने लगते हैं। अगला दिन वो कैमेजर्स से टकराते हैं, जो लोकल मिलिशिया होती है और अपने घर को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। सोलोमन मैडी को धीरे से बोलता है, आंखों में मत देखना। वो कैमेजर्स से कहता है, हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम गवर्नमेंट या RUF नहीं है। कैमेजर्स भी अभी श्योर नहीं होते। तब मैडी अपनी पूरी चार्म यूज करती है। कुछ फार्मिंग के बाद ग्रुप को एक छोटी कम्युनिटी तक एस्कॉर्ट किया जाता है। वहाँ बच्चे उनसे पूछते हैं, तुम कहाँ से हो? कम्युनिटी लीडर बेंजामिन आगे आता है। वो उनसे उनका मिशन पूछता है। सोलोमन कहता है, मैं कैमरामैन हूँ। जल्द ही उन्हें पता चलता है कि ये सेटलमेंट एक स्कूल है। ये जगह बच्चों के लिए सेफ हेवन है। बेंजामिन बताता है, यहाँ के कई बच्चे RUF के हाथ लग चुके थे। उनसे भयानक काम करवाए गए। स्कूल उन्हें वापस जिंदा रहने सिखा रहा है। मैडी बच्चों के साथ पढ़ने बैठ जाती है। सोलोमन बच्चों के साथ फुटबॉल खेलता है। बाद में बेंजामिन डैनी से कहता है, मैं इन रिबल्स को तब से जानता हूँ जब वो बच्चे थे। लोकल कमांडर आज भी डरता है कि मैं रोलर लेकर उसके पीछे आ जाऊँ। डैनी कहता है, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, चाहे तुम्हारा इरादा कितना भी अच्छा हो। रात को मैडी डैनी के पास आती है जब वो पाम वाइन पी रहा होता है। डैनी उसे भी ऑफर करता है। फिर अपनी सोल्जर वाली जिंदगी के बारे में बात करता है। मैडी पूछती है, क्या तुम सोलोमन से डायमंड चुराओगे? डैनी जवाब देता है, ये स्टोन मेरा अफ्रीका से निकलने का टिकट है। फिर वो अपने पेरेंट्स के बारे में बताता है। उसकी माँ के साथ रेप हुआ था, फिर उसे मार दिया गया। उसका बाप सिर्फ 9 साल की उम्र में सर काट कर लटका दिया गया था। डैनी कहता है, कभी कभी मैं सोचता हूँ, क्या भगवान हमें कभी माफ करेगा जो हमने एक दूसरे के साथ किया? फिर मैं इधर उधर देखता हूँ और समझ जाता हूँ कि भगवान ये जगह बहुत पहले छोड़ चुका है। मैडी उसका हाथ पकड़ लेती है। अगली सुबह बेंजामिन उन्हें एक डेस्टिनेशन की तरफ लेके जाता है। आगे रोड पर अचानक आर्मर्ड सोल्जर्स आ जाते हैं और गाड़ी के सामने खड़े हो जाते हैं। डैनी बेंजामिन से कहता है, गाड़ी सीधे उनकी तरफ चलाओ, वो डर के हट जाएंगे। बेंजामिन मना कर देता है। वो कहता है, ये भी बच्चे ही हैं। बेंजामिन उनसे बात करने की कोशिश करता है। सोल्जर्स कहते हैं, सिर्फ RUF फाइटर्स ही आगे जा सकते हैं। अचानक उनमें से एक फायरिंग कर देता है। बेंजामिन को गोली लग जाती है। डैनी तुरंत रिएक्ट करता है। वो गन निकालकर सोल्जर्स को धमकाता है और गाड़ी भगाकर ले जाता है। मैडी बेंजामिन के जख्म पर हाथ दबा कर रखती है। वो कोनो एयर स्ट्रिप पहुंच जाते हैं। मेडिक्स बेंजामिन को स्ट्रेचर पर ले जाते हैं। तब कॉर्डल वहां आता है। वो मैडी को ऑर्डर देता है, तुम नॉन मिलिट्री इवैक्यूज के साथ जाओगी। डैनी बोलता है, वो मेरे साथ है। कॉर्डल डैनी को कर्नल कोजी के पास ले जाता है। कर्नल डायमंड फील्ड पर अटैक की तैयारी कर रहा होता है। कर्नल कहता है, तुम अब ऑपरेशन का हिस्सा हो। जब कोनो साफ हो जाएगा हम डायमंड्स निकाल लेंगे। डैनी समझ आता है कि ऑपरेशन शुरू होने से पहले निकलना जरूरी है। डैनी सोलोमन से कहता है, तुम टेंट्स के पीछे वेट करो। फिर वो मैडी से कहता है, आर्मरी के गार्ड का ध्यान भटकाओ। मैडी कहती है, तुम अभी जा रहे हो, प्लेन कुछ ही मिनट में निकलने वाला है। डैनी कहता है, अगर मैं जाऊँ? मैडी पूछती है, अगर मैं तुम्हारे साथ जाना चाहूँ? डैनी जवाब देता है, मैं मना करूंगा। मैडी कहती है, अगर मैं जिद करूँ? डैनी बोलता है, तो मैं फिर भी मना करूंगा। डैनी कहता है, मुझे सिर्फ 2 मिनट चाहिए। वो मैडी को वेंडिकॉप का लेजर दे देता है और डैनी गायब हो जाता है। जब मैडी गार्ड को बातों में उलझाए रखती है, डैनी एक टेंट के अंदर घुस जाता है। वो वेपन्स और खाना उठा लेता है। वो सोलोमन से पीछे मिलता है। मैडी उनसे अलविदा लेती है। वो डैनी की एक फोटो लेती है। डैनी कहता है, अपने लिए एक अच्छा आदमी ढूंढना। मैडी अपना कार्ड देती है, फोन मिले तो कॉल करना। डैनी और सोलोमन कैंप से निकल जाते हैं। इसी वक्त मैडी प्लेन में बैठ जाती है। कॉर्डल को तब पता चलता है कि डैनी ऑलरेडी भाग चुका है। मैडी के जाने के बाद डैनी सोलोमन को उनका पेज समझाता है। दोनों नदियां क्रॉस करते हुए कोनो की तरफ बढ़ते हैं। डैनी सोलोमन से पिंक डायमंड के बारे में हर छोटी डिटेल पूछती है। रात के टाइम सोलोमन एक लड़के को देखता है जो दिया जैसा लगता है। वो चिल्लाता है और रिबल्स तुरंत रुक जाते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं। डैनी और सोलोमन जंगल में भागने लगते हैं। गोलियां उनके पीछे से निकल जाती हैं। डैनी सोलोमन को जमीन पर गिरा देता है और दोनों को शाखों से ढक देता है। रिबल्स उन्हें मिस कर देते हैं। सुबह सोलोमन उठता है। डैनी बिल्कुल शांत पर सीधा बोलता है, अगर तुमने दोबारा मेरी जान ऐसे खतरे में डाली तो मैं तुम्हारा चेहरा बंदर की तरह छील दूंगा। वो एक गांव तक पहुंचते हैं जो लाशों से भरा होता है। साफ होता है कि ये RUF का काम है। एक लोकल सर्वाइवर सोलोमन को बताता है रिबल्स अगले गांव में है। सोलोमन उस रास्ते से हट जाता है और नीचे जाने लगता है। डैनी उसे रोकता है, वो वहाँ नहीं है, तुम्हें थोड़ा डिसिप्लिन रखना होगा, तुम वहाँ नहीं जा रहे।
क्या हम क्लियर हैं? सोलोमन कहता है तुम मेरे मास्टर नहीं हो। डैनी उसे गाली देता है। सोलोमन उस पर झपटता है। डैनी पंच मारता है। दोनों मिट्टी में लड़ते हैं। डैनी ट्रेनिंग से जीत जाता है। वो सोलोमन को दबा देता है और गन उसके सर पर रख देता है। डैनी कहता है दिया मर चुका है। सोलोमन कहता है मैं उसका बाप हूँ। उसके बाप को उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए था। मुझे उसे ढूंढना ही होगा। मुझे बिना जाने जीना मंजूर नहीं। मुझे गोली मार दो पर मैं जाऊंगा। डैनी उसकी आंखों में देखता है। वो समझ जाता है कि सोलोमन अपने बेटे के लिए मरने को तैयार है। डैनी धीरे से कहता है ठीक है, हम अंधेरा होने के बाद स्काउट करेंगे। वो एक गांव तक पहुंच जाते हैं जो लाशों से भरा होता है। साफ होता है कि ये RUF का काम है। रात को वो गांव देखते हैं। दिया वहाँ नहीं होता, सिर्फ रिबेल्स होते हैं नशे में बिगड़े हुए। वो वहाँ से निकल जाते हैं। सोलोमन डैनी से पूछता है क्या तुम्हारी बीवी है, पैसे है? डैनी कहता है कुछ भी नहीं, डायमंड के साथ पैसा हो जाएगा। सोलोमन पूछता है तो फिर बीवी और बच्चे? डैनी कहता है मुश्किल है। फिर बोलता है पर मैं स्मोकिंग छोड़ दूंगा। रात को वो एक गुफा में रुकते हैं, विस्की पीते हैं। सोलोमन सोचता है कि उसके लोग आपस में इतनी बुरी हरकत कैसे कर सकते हैं। फिर भी वो मानता है मेरा बेटा अच्छा लड़का है। ये सब खत्म होने के बाद वो डॉक्टर बनेगा। डैनी बोलता है हम उसे ढूंढ लेंगे। अगले दिन आखिरकार वो डायमंड फील्ड पहुंच जाते हैं। सोलोमन डैनी को नदी के किनारे ले जाता है और बताता है कि डायमंड वही दबा हुआ है। डैनी थोड़ा दूर जाता है और कर्नल को कॉल लगाता है। वो एयर स्ट्राइक मांगता है ताकि डाइवर्जन क्रिएट हो सके। सोलोमन याद दिलाता है दिया शायद यही हो। डैनी कहता है मुझे नहीं लगता। डैनी कॉर्डल को कॉल करता है। कॉर्डल गुस्से में चिल्लाता है क्योंकि डैनी पहले भाग गया था। पर जब डैनी कहता है कि वो डायमंड की लोकेशन पर है तो कॉर्डल शांत हो जाता है। कॉल के बाद डैनी सोलोमन से कहता है एयर स्ट्राइक सुबह होगा। रात को हम गाँव के आसपास जाएंगे। सुबह तक दिया को ढूंढ लेंगे। अंधेरा होने पर ही हम आगे बढ़ेंगे। जब डैनी उठता है सोलोमन ऑलरेडी गायब होता है। डैनी उसे ढूंढने निकलता है। इसी वक्त सोलोमन चुपके से रिबल कैंप में घुस जाता है। डैनी चेहरे पर ब्लैक पेंट लगाकर एक गार्ड को साइलेंटली मार देता है और उसका वेपन छीन लेता है। सोलोमन लकड़ी उठाने वाले का बेस बदल के कैंप में घूमता है। उसकी नजर दिया पर पड़ती है। डैनी पेड़ों के पीछे से सब देख रहा होता है। सोलोमन धीरे धीरे दिया के पास जाता है। दिया तुरंत कहता है यहाँ से चले जाओ। सोलोमन उसका हाथ पकड़ लेता है। मैं तुम्हारा बाप हूँ। दिया चिल्लाने लगता है ये दुश्मन है। दूसरे लोग आवाज सुनकर घूम जाते हैं। दिया अपने बाप को जमीन पर धक्का देता है। वो चिल्लाता है इसको गोली मारो। डैनी सिर्फ देख सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता। सुबह कैप्टन पॉइजन सोलोमन के मुंह पर हंस कर कहता है मुझे पता था तुम वापस आओगे। वो मानता है कि उसने डायमंड ढूंढने की कोशिश की पर फेल हो गया। पॉइजन सोलोमन को हुक्म देता है कुडल उठाओ। सोलोमन मना कर देता है। पॉइजन दिया को आगे लाता है। वो धमकी देता है मैं तुम्हारी बीवी का गला तुम्हारी आंखों के सामने काट दूंगा और तुम्हारी बेटियों को अपने पास रखूंगा। सोलोमन टूट जाता है। वो कुडल उठा लेता है। तभी एयर स्ट्राइक शुरू हो जाता है। मिसाइल्स कैंप पर गिरते हैं। हेलीकॉप्टर से गोलियां बरसने लगती है। रिबेल्स इधर उधर भागने लगते हैं। डैनी कवर से बाहर निकलता है और फायरिंग शुरू कर देता है। हेलीकॉप्टर में कॉर्डल कर्नल से कहता है डैनी शायद नीचे हो। कर्नल बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, सबको मार दो। पॉइजन दिया को ले जाने लगता है। सोलोमन उस पर झपटता है। दोनों बुरी तरह लड़ते हैं। सोलोमन पॉइजन को पीछे धकेल देता है। वो तब तक मारता रहता है जब तक पॉइजन से बिल्कुल हिला नहीं जाता। डैनी और रिबल्स को मार देता है। उसकी नजर दिया पर पड़ती है। दिया डर के मारे चिल्लाता है। डैनी उसका नाम लेता है। दिया भागता है। डैनी उसके पीछे दौड़ता है और गोली लगने से पहले उसे बचा लेता है। बाकी आतंकी भागने की कोशिश करते हैं पर सोल्जर्स उन्हें घेर कर मार देते हैं। हेलीकॉप्टर लैंड करता है। कर्नल आता है। डैनी डील करने की कोशिश करता है। कर्नल कहता है तुम बार्गेनिंग की पोजीशन में नहीं हो। डैनी बोलता है तो तुम्हें कभी डायमंड नहीं मिलेगा, सिर्फ सोलोमन मैंडी बताएगा। कर्नल सोलोमन को लाता है। डैनी उसे कहता है कि डायमंड की जगह बता दो पर सोलोमन मना कर देता है। डैनी कर्नल के पास जाकर कहता है डील खत्म करें 70-30 60-40। कर्नल मान जाता है। डैनी दिया को पकड़ कर लाता है। वो कहता है इस लड़के के लिए सोलोमन कुछ भी करेगा। नदी के किनारे सोलोमन खोदना शुरू करता है। जब डैनी सिगरेट मांगता है तो कॉर्डल डैनी पर गन तान देता है। डैनी समझ जाता है कि डायमंड निकालते ही सब खत्म हो जाएगा। वो धीरे से सोलोमन को सिग्नल देता है। सोलोमन कहता है बस मिलने ही वाला है। तभी डैनी कॉर्डल का गन छीन लेता है और बाकी लोगों को मार देता है। तो कर्नल फायरिंग करता है। डैनी भी फायरिंग करता है और कर्नल गिर जाता है। डैनी सोलोमन से कहता है खोदना जारी रखो। डैनी के कपड़ों से खून बह रहा होता है पर वो कुछ नहीं बोलता। सोलोमन आखिरकार पिंक डायमंड निकाल लेता है। दोनों मुस्कुराते हैं। तब डिया गन उठाकर डैनी पर तान देता है। सोलोमन उसे रोकता है। डिया गन अपने बाप की तरफ घुमाता है। सोलोमन रोते हुए बोलता है तुम्हारी माँ हर रात आग के पास बैठकर कच्चा केला बनाती थी। तुम्हारी बहनें वहीं होती थी। बाबू याद है वो जंगली कुत्ता जो सिर्फ तुम्हारी बात मानता था? मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मेरे साथ घर आओगे। दिया का दिमाग धीरे धीरे साफ होता है। वो गन नीचे कर देता है। सोलोमन उसे जोर से गले लगा लेता है। अचानक जंगल में फायरिंग शुरू होती है। बचे हुए मर्सनरीज
पुलिस आगे आ रहे होते हैं, डैनी सोलोमन और दिया को भागने के लिए कहता है। वो डायमंड लेकर पायलट को रेडियो करता है। पायलट कहता है कि सोलोमन और दिया को छोड़ दिया जाए। थोड़ी दूर जाकर डैनी कहता है प्लेन जॉर्ज के ऊपर मिलेगा। सोलोमन डैनी को आराम करने को कहता है। डैनी मना कर देता है और चढ़ते वक्त डैनी कमजोर पड़ने लगता है। सोलोमन उसे अपनी पीठ पर उठा लेता है। थोड़ी देर बाद डैनी कहता है मुझे नीचे उतार दो। प्लेन दिखता है। सोलोमन दोबारा उठने की कोशिश करता है। डैनी मना कर देता है, वो आगे नहीं जा सकता। डैनी डायमंड खोलता है और उसे देखकर हल्की हंसी हंसता है। फिर डायमंड सोलोमन के हाथ में दे देता है। दिया के साथ भाग जाओ। वो मैडी का कार्ड देता है। ककरी पहुंचकर कॉल करना। पायलट पर भरोसा मत करना, अगर कुछ करे गन तान देना। सोलोमन और दिया ऊपर चढ़ जाते हैं। डैनी पीछे से कवर फायर देता है। डैनी सैटेलाइट फोन से मैडी को कॉल करता है। वो कहता है सोलोमन और दिया को कॉर्नरी में मिलना। मैडी समझ जाती है कि डैनी जख्मी है। वो मदद के लिए आना चाहती है। डैनी मुस्कुराता है, मैं खुश हूँ कि मैं तुमसे मिला। मैं चाहता था मैं भी वहीं होता, पर मैं बिल्कुल वहीं हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए। कॉल खत्म होती डैनी जमीन पर लेट जाता है। खून उसके नीचे जमा होता है। वो लाल मिट्टी उठाकर देखता है। उसे कर्नल की बात याद आती है। इस मिट्टी का रंग उस खून से आता है जो इस जमीन के लिए बहाया गया। यही घर है। अफ्रीका से तुम कभी नहीं जाओगे। अफ्रीका को आखिरी बार देखते हुए डैनी आर्चर मर जाता है। कुछ टाइम बाद सोलोमन लंदन पहुंचता है। मैडी कैमरा के साथ वहां होती है। सोलोमन साइमन से मिलता है। साइमन 2 मिलियन पाउंड ऑफर करता है। सोलोमन मना कर देता है। वो कहता है कि पहले उसे अपनी फैमिली चाहिए। सिमंस पूछता है तुम्हें कैसे पता कि डायमंड अभी भी तुम्हारे पास है। सोलोमन मुस्कुराता है और बिना बोले बाहर निकल जाता है। लंदन की सड़कों पर चलते हुए सोलोमन एक ज्वेलरी शॉप के बाहर रुकता है। डायमंड नेकलेस को दिखाता है। उसे समझ आता है कि दुनिया के एक कोने में जो मिट्टी में दबा होता है वहीं दूसरे कोने में अनमोल होता है। बाद में सोलोमन डायमंड के बदले पैसों का ब्रीफ केस लेता है। इसी वक्त उसकी फैमिली प्राइवेट जेट से उतरती है। वो भागकर उन्हें गले लगा लेता है। मैडी चुपके से पूरे एक्सचेंज की फोटो ले लेती है। पिंक डायमंड को अंडरग्राउंड वॉल्ट में सील्ड किया जाता है। मैडी की रिपोर्टिंग फोटोज और फुटेज के साथ ब्लड डायमंड्स का सच दुनिया के सामने लाती है। साउथ अफ्रीका में लोग प्रोटेस्ट करते हैं वेंडी कॉप और उसके एसोसिएट्स के खिलाफ। सोलोमन मैडी की स्टोरी पढ़ता है। वो डैनी को हीरो के रूप में देखता है। बाद में सोलोमन किम्बरली के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बोलता है। वो ब्लड डायमंड्स के हॉरर्स के बारे में बताता है। जनवरी 2030 में 40 कंट्रीज किम्बरली प्रोसेस साइन करती हैं। फिर भी इलीगल डायमंड्स आज भी सर्कुलेट होते हैं। सियरा लियोन अब शांत है, पर अफ्रीका में आज भी 2 लाख बच्चे सोल्जर्स हैं। याद रखो, तीसरी दुनिया कोई अलग दुनिया नहीं है। ये फिल्म अपने टाइम की सबसे पावरफुल वॉर ड्रामाज में से एक के रूप में अलग पहचानी जाती है। ब्लड डायमंड रिलीज होने के बाद ज्वेलर्स ने बताया कि बायर्स अचानक पूछने लगे थे कि उनके डायमंड्स कहां से आए हैं और क्या वो कॉन्फ्लिक्ट से जुड़े हैं। ये जो अवेयरनेस और रिपल इफेक्ट पैदा हुआ वो सिर्फ इस फिल्म की वजह से हुआ। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी।